India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। वायु प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती, सरकारों को पहल करने के लिए 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। सरकारें अदालत के कंधों से गोली नहीं चला सकती, स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन करने का दिया संदेश। त्रिपुरा चुनाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने सिर्फ शांतिपूर्वक चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप किया, दूसरी राहतों के लिए टीएमसी जाए हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन को चुनौती देने वाले स्पेशल लीव पिटीशन के लिए 20,000 का लगाया जुर्माना, कहा यह कानून की प्रक्रिया का है दुरुपयोग। बॉम्बे हाई कोर्ट ने डॉक्टर अम्बेडकर के पुस्तकों को प्रकाशित करने से रोकने के राज्य के फैसले का किया स्वतः संज्ञान, कहा अम्बेडकर की पुस्तकों को वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए नितांत आवश्यक। India Legal presents Courts Roundup. तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज काफी सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वो कुछ करें, नहीं तो हम कठोर कदम उठाएंगे। इस टिप्पणी के जरिए कोर्ट ने अपनी तरफ से एक स्वतंत्र टास्क फोर्स के गठन का संकेत दे दिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को विशेष रूप से फटकार लगी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार सिर्फ प्रचार पाने की कोशिशों में जुटी रहती है, उसके प्रयासों में कोई गंभीरता नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए उपायों के क्रियान्वयन पर असंतोष व्यक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एनसीआर द्वारा किए गए दावों के बावजूद प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं आने पर कई उपाय करने के लिए गहरी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि प्रदूषण के स्रोतों की भी ठीक से पहचान नहीं की गई है। कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार से पूछा कि जब राजधानी में प्रदूषण इस हद तक बढ़ चुका है तो आखिर स्कूल क्यों खुले हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार वयस्कों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा लागू कर सकती है तो आखिर बच्चों को जबरदस्ती क्यों स्कूल जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण रोकने के लिए 24 घंटे के अंदर योजना के पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर ये दोनों सरकारें प्रदूषण रोकने में कोई ठोस कदम उठाने में चूकती हैं, तो हम इस बारे में आदेश देंगे। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ ने ये देखते हुए कि आयोग द्वारा जारी कई निर्देशों को जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जा रहा है, कहा कि ये क्रियान्वयन की निगरानी के लिए स्वयं एक टास्क फोर्स बना सकता है। कोर्ट ने कहा कि आयोग को अपने निर्देशों को लागू करने के लिए कानून द्वारा शक्तियां नहीं दी गई हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का जवाब देने के लिए पीठ से एक और दिन का समय देने का अनुरोध किया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उच्चतम अधिकारी से बात करेंगे और संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त उपाय करेंगे। सीजेआई ने कहा कि प्रदूषण मुद्दे को उठाने में न्यायालय का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। ये टिप्पणी विभिन्न हलकों से आलोचना के जवाब में थी कि न्यायालय कार्यपालिका के क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा था। शीर्ष अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि सरकारें अदालत के कंधों से गोली नहीं चला सकती, बल्कि इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार को खुद ही सक्रिय कदम उठाने चाहिए। सीजेआई ने कहा, हम विपक्षी नेता नहीं हैं और हमारा उद्देश्य केवल प्रदूषण को नियंत्रित करना है।
कोर्ट ने कहा, हम औद्योगिक और वाहनों के प्रदूषण को लेकर गंभीर हैं। आप किसी के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चला सकते, आपको कदम उठाने ही होंगे। सुनवाई के अंत में चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने सरकार को 1 दिन का वक्त देने का अनुरोध स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, हम आपको 24 घंटे का समय दे रहे हैं, आप कुछ कीजिए, नहीं तो हमें कुछ करना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा है कि कल नियमित समय से आधा घंटा पहले सुबह 10 बजे कार्रवाई शुरू की जाएगी और आधे घंटे में सरकार के जवाब को देखने के बाद आदेश पारित कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये कहते हुए कि त्रिपुरा में चुनावी प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है, अदालत ने चुनावी हिंसा के मामले में उत्पन्न हुई तत्काल स्थिति का ध्यान रखा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को बर्बरता और गुंडागर्दी के कृत्यों की जांच के लिए प्रार्थना और हमले, धमकी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के पीड़ितों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के संबंध में त्रिपुरा उच्च न्यायालय में अपनी रिट याचिका के पुनर्जीवित करने पर विचार किया। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की पीठ त्रिपुरा में तत्कालीन नगरपालिका चुनावों के मद्देनजर दायर एआईटीसी की रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन क्षेत्रों में सुरक्षा और संरक्षण के रखरखाव के लिए राज्य को निर्देश देने के लिए जहां अन्य प्रार्थनाएं याचिका के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने और राज्य के अधिकारियों द्वारा सत्ता के मनमाने और अवैध उपयोग को रोकने के लिए कही गई थी, जहां चुनाव होने वाले थे। पीठ रिट याचिका पर द्वारा पारित सुरक्षा व्यवस्था आदि के निर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए एसआईटीसी द्वारा एक अवमानना याचिका पर भी विचार कर रही है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि अब चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है, परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। हमारा इस मामले पर विचार करने का कारण ये था कि हमारी चिंता थी कि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से होनी चाहिए। हमने केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हित के रूप में हस्तक्षेप किया। ये इतने महत्वपूर्ण है कि हमने महसूस किया कि सुप्रीम कोर्ट कोई समय बर्बाद नहीं कर सकता। तर्कसंगत रूप से उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका वापस ले ली, क्योंकि यहां आकर वो दोबारा नहीं जा सकेंगे। लेकिन बाकी प्रार्थनाओं के लिए हम उन्हें अपनी रिट याचिका को पुनर्जीवित करने की अनुमति देंगी। जिन परिस्थितियों में हमने अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया वो स्थिति के लिए अजीब है। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गुंडागर्दी और तोड़फोड़ के मामलों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक एसआईटी द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए आपराधिक हमले के पीड़ितों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश के लिए और डराने धमकाने के संबंध में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि इसे उच्च न्यायालय द्वारा संबोधित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने वाले उस याचिकाकर्ता पर 20,000 का जुर्माना लगाया है जिसने बिना नोटिस जारी किए मामले को 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस तरह की विशेष अनुमति याचिका या फिर एसएलपी दाखिल करने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि अगर ये कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है तो कोई और कुछ नहीं कह सकता। ये न्यायालय केवल इसलिए घूमने की जगह नहीं है क्योंकि चंडीगढ़ दिल्ली से निकटता है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि उच्च न्यायालय ने केवल स्थगन की मांग करने वाली याचिकाकर्ता वकील के अनुरोध को बाध्य किया और फिर भी याचिकाकर्ता ने स्थगन को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक एसएलपी दायर की थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता ने न्यायिक समय बर्बाद किया है। कोर्ट ने आदेश में कहा, हमारा विचार है कि न्यायकर्ता याचिकाकर्ता को न्यायिक समय की बर्बादी के लिए भुगतान करना चाहिए और इस प्रकार आज से 4 सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट ग्रुप सी कर्मचारी कल्याण संघ के पक्ष में 20,000 रुपए जुर्माना राशि जमा कराने के निर्देश के साथ ही याचिका को खारिज की जाती है। अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आनंद मिश्रा उपस्थित हुए। वहीं जमानत की कोशिश कर रहे अगस्ता वेस्टलैंड मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि वो भारत में गहरे संबंध नहीं होना ट्रायल कोर्ट के लिए उसे जमानत से इंकार करने का आधार नहीं हो सकता। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने मिशेल की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे मिशेल की ओर से पेश अधिवक्ता अल्जो के जोसेफ ने अदालत के समक्ष दलील दी कि मामले में गिरफ्तार अन्य सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, केवल उन्हें जमानत देने से इंकार किया गया है। ये कारण केवल उनकी वो एक भारतीय नागरिक नहीं है और देश में उसकी गहरे संबंध नहीं है।
जोसेफ ने कहा कि यह मानदंड नहीं हो सकता कि समाज में मेरी गहरी जड़ें नहीं हैं, इसलिए मुझे जमानत नहीं मिल सकती। 3 साल की प्री ट्रायल डिटेंशन के बाद अपनी बेगुनाही साबित करना मेरी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। मामले की जांच पिछले 8 साल से चल रही है, जो हम नहीं जानते कि सीबीआई और ईडी दोनों को खत्म कब करेगी। जोसेफ ने अदालत को यह भी बताया कि मिशेल को दुबई में जेल से 100 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया था, जिसके बाद उसे 4 दिसंबर 2018 को भारत लाया गया था। उन्होंने कहा कि मुझे निर्वासित कर भारत लाया गया। न्यायिक हिरासत में मैंने 3 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कार्य समूह के हस्तक्षेप के बारे में भी न्यायालय को अवगत कराया। जोसेफ के मुताबिक वर्किंग ग्रुप ने निष्कर्ष निकाला था कि भारत सरकार द्वारा क्रिश्चियन मिशेल की स्वतंत्रता से वंचित करना विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों से उल्लेखित मानवाधिकार सिद्धांतों का उल्लंघन है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि समूह ने सरकार से आवश्यक कदम उठाने और मिशेल को तुरंत रिहा करने पर विचार करने का अनुरोध किया था। कोर्ट को यह भी बताया गया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8, 9, 12 के तहत अपराध ही ऐसे वास्तविक अपराध हैं जिनके बारे में कथित तौर पर कहा जा सकता है कि उन्हें मिशेल ने किया है और उसे 5 साल की अधिकतम सजा हो सकती है। भारत के खिलाफ टी20 क्रिकेट विश्व कप मैच में पाकिस्तान की जीत के बाद कथित रूप से पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने के आरोप में अक्टूबर में गिरफ्तार किए गए 3 कश्मीरी छात्रों ने अपनी जमानत याचिका के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। आगरा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी छात्रों अरशद यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद गगनई ने 27 अक्टूबर को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 से देशद्रोह, 153 ए, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना जैसे 505 के साथ ही एक वर्ग को डराना और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66F के तहत मैच के बाद कथित तौर पर देश के खिलाफ व्हाट्सएप संदेश भेजने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। ये ध्यान दिया जा सकता है कि आवेदक अपनी जमानत याचिका के साथ सीधे उच्च न्यायालय गए हैं और उन्होंने आगरा कोर्ट के समक्ष कोई आवेदन नहीं किया है, क्योंकि कथित तौर पर आगरा में वकीलों के संघ ने उनका प्रतिनिधित्व करने से इनकार कर दिया। जमानत याचिका के साथ छात्रों ने मामले की सुनवाई को आगरा से मथुरा जजशिप में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक आवेदक भी दायर किया था। याचिका में कहा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी के रूप में ऐसे आरोपी को कानूनी सहायता के साथ साथ निष्पक्ष जांच प्राप्त करने का अधिकार और आगरा जजशिप का पूरा बार आवेदकों की ओर से अदालत के समक्ष पेश होने के लिए तैयार नहीं है। अदालत और उनकी ओर से जमानत आवेदन दाखिल करके मामले को बचाव करते हुए इस प्रकार की ऐसी परिस्थितियों में आवेदकों के पास अपने मामले को स्थानांतरित करने के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। याचिका पर बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा करते हुए कहा गया कि हमारे संविधान द्वारा अनुच्छेद 19A के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार है। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मई 2019 में जिला बाराबंकी और जिला सीतापुर में हुई शराब त्रासदी के संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह भी दावा किया कि उम्मीद है कि इस मामले में दर्ज सभी आपराधिक मामले और दोषी अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्रवाई को पूरी लगन से आगे बढ़ाया जाए ताकि उन्हें उनके तार्किक अंत तक ले जाया जा सके। मई 2019 में बाराबंकी में एक लाइसेंसी दुकान से 18 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी, जिसके कुछ दिनों बाद पड़ोसी सीतापुर जिले में शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसके तुरंत बाद इस घटना के संबंध में याचिकाकर्ता सत्येंद्र कुमार सिंह द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई। 19 जुलाई 2019 के एक आदेश के माध्यम से न्यायालय ने राज्य को 4 सप्ताह की अवधि के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा था। इसके अनुसरण में अगस्त 2019 में अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया, जिसमें घटना के अनुसरण में की गई कार्रवाई का विवरण दिया गया था। हलफनामे में यह विशेष रूप से कहा गया था कि आबकारी विभाग के कई अधिकारियों को विभागीय जांच में निलंबित कर दिया गया है और उन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी विभागीय जांच शुरू कर दी गई है जो प्रथम दृष्टया जिम्मेदार पाए गए। हलफनामे में इस तथ्य का भी उल्लेख किया गया कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कर्तव्यों में लापरवाही के लिए कार्रवाई की गई है और विभिन्न अपराधों के लिए 10 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। हलफनामे में पिछले 5 वर्षों में अवैध शराब के लिए दर्ज विभिन्न मामलों का विवरण भी प्रस्तुत किया गया ताकि ये इंगित किया जा सके कि यहाँ कभी भी ऐसी घटनाओं की सूचना मिली है, राज्य द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई। हलफनामे में यह भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि 23 पीड़ितों के परिवारों को भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। इधर पटना हाईकोर्ट ने कहा कि चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए सुविधा शुल्क और परीक्षा शुल्क की मांग मनमाना अवैध है।
कोर्ट ने कहा कि बीते साल छात्रों ने कक्षाओं में भाग नहीं लिया और कोविड-19 के कारण सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाए। जस्टिस पीबी बथरंदी ने छात्रों ने कोविड-19 महामारी के दौरान कक्षाओं में भाग नहीं लिया, इसलिए सुविधा शुल्क और लाइब्रेरी शुल्क के भुगतान की विश्वविद्यालय की मांग इस कारण से मनमानी और अवैध की जाए जब याचिकाकर्ता कक्षाओं में शामिल ही नहीं हो सके, क्योंकि कोविड-19 महामारी को देखते हुए उनके नियंत्रण से बाहर था। इसलिए विश्वविद्यालय के लिए कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान छात्रों से सुविधा शुल्क और लाइब्रेरी शुल्क की मांग करना उचित नहीं है। मौजूदा मामले में सीएनएलयू ने 7 अगस्त 2020 को एक आधिकारिक ज्ञापन के माध्यम से छात्रों से ट्यूशन फीस की मांग की थी। एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के छात्रों को 94,500 से लेकर 2,62,500 रुपए तक की मांग की गई थी। इसके अलावा परीक्षा शुल्क के साथ साथ सुविधा शुल्क की श्रेणी के तहत 15,000 रुपए, लाइब्रेरी शुल्क के रूप में 5,000 रुपए की मांग रखी गई। सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि विश्वविद्यालय गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। हालांकि इन दलीलों से सहमत न होते हुए कोर्ट ने कहा कि केवल किताबों और अन्य बुनियादी ढांचे की खरीद के लिए विश्वविद्यालय को सुविधा शुल्क और लाइब्रेरी शुल्क की मांग करना अधिकार नहीं है। कोर्ट ने इंडियन स्कूल जोधपुर बनाम राजस्थान राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महामारी के दौरान स्कूल फीस की वसूली से संबंधित याचिकाओं के एक बैच से निपटने के लिए दौरान कहा था कि शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंधन को महामारी के कारण लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लेखन और भाषणों को प्रकाशित करने की महाराष्ट्र सरकार की रुकी हुई परियोजना के बारे में समाचार पत्र में छपी एक रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने कहा कि ये देखते हुए अम्बेडकर के कार्यों का प्रकाशन मौजूदा और भविष्य की पीढ़ी के लिए आवश्यक और वांछनीय है। रिपोर्ट में मामले की स्थिति का पता चलता है। जस्टिस प्रसन्ना बी वर्ले, जस्टिस श्रीराम एम मोदक ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वो स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका दायर करे और उसे चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने रखा जाए। इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लेखन और भाषणों को प्रकाशित करने की महाराष्ट्र सरकार की रुकी हुई परियोजना के बारे में समाचार पत्र लोक सत्ता में छपी एक रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने कहा कि ये देखते हुए अम्बेडकर के कार्यों का प्रकाशन मौजूदा और भविष्य की पीढ़ी के लिए आवश्यक है और वांछनीय है। रिपोर्ट से मामलों की स्थिति का पता चलता है। जस्टिस प्रसन्ना बी वर्ले और जस्टिस श्रीराम एम मोदक ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वो स्वतः संज्ञान लेकर एक जनहित याचिका दायर करे और इसे चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने समक्ष रखे। उन्होंने कहा कि ये कानूनी बिरादरी के समस्याओं के साथ साथ सभी के लिए उपयोगी है। 24 नवंबर की समाचार रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने अम्बेडकर के साहित्य को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लेखन और भाषण शीर्षक के तहत संस्करणों में प्रकाशित करने का बीड़ा उठाया था। 9 लाख प्रतियां छापने के निर्देश जारी किए गए थे और राज्य में 5 करोड़ की प्रिंटिंग पेपर भी खरीदी गई थी, लेकिन पिछले 4 वर्षों में केवल 33,000 प्रतियां ही छपी। परियोजना के लिए खरीदा गया कागज गोदामों में पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया कि 33,000 प्रतियों में से केवल 3,665 को ही विवरण दिया गया है। इसमें कोई विवाद नहीं है। इन वॉल्यूम की मांग न केवल शोधकर्ताओं के बीच बल्कि आम जनता में भी मांग है। समाचार रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने कहा कि सरकारी प्रेस आधुनिक मशीनरी से लैस नहीं है और पुरानी मशीनरी और अपर्याप्त मानव संसाधनों से जूझ रहे। इसके अलावा कर्मचारियों की भी भारी कमी है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.